बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो 7 फरवरी 1985 है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं और मुझसे छोटे 2 भाई और 1 बहन हैं। और वालिदैन जो होते हैं वो अपनी औलाद की परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वालिदैन गरीब हो सकते हैं लेकिन औलाद जो है वो गरीब नहीं होती है, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को मार के भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करते हैं। ख़ासकर माँ जो है, पैम्पर अभी आए हैं, उस वक़्त ये कहा जाता था कि माँ जो है वो जो गीली हो जाती है या भीग जाती है चारपाई, उस तरफ वो ख़ुद लेट जाती है और बच्चे के जो है वो खुश्क जगह पे लिटाती है। तो इतना ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। और उन दिनों में गाँव में बिजली नहीं थी। 1990 में बिजली जो है वो आई है। और अम्मी जान जो हैं वो सारी सारी रात गर्मियों में पंखा जलते गुजार देनी ताकि हमें मच्छर ना काटे और आराम से हमारी नींद जो है वो पूरी हो जाए। तो इतना ज़्यादा माएँ जो हैं वो ख़्याल रखती हैं। और वालिद साहब जो हैं वो तो बाहर की दुनिया में आपकी वजह से, अपनी औलाद की वजह से धक्के खाते हैं, तरह तरह के लोगों की बातें सुनते हैं और पूरे जहान से समझ लें उन्होंने टक्कर लेनी होती है। तो वालिदैन के एहसानात जो हैं वो हम सारी ज़िंदगी उनको कंधे पे लेके घूमें ना, तो वो हम लोग नहीं चुका सकते हैं। वो एक रात जो माँ ख़ुद पेशाब वाली, वो एक रात जो माँ ख़ुद पेशाब वाली साइड पे, आपने जो पेशाब किया होता है चारपाई पे, वहाँ लेटती है और आपको खुश्क जगह पे लिटाती है, वो एक रात का हदिया हम सारी ज़िंदगी उनकी अगर ख़िदमत करते रहें तो नहीं दे सकते हैं। वालिदैन जो होते हैं इनकी जितनी भी कदर और ख़िदमत जो है वो आप कर सकते हैं ना, वो कर लें। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और कभी भी माथे पे बल नहीं आना चाहिए, आवाज़ उनसे ऊंची नहीं होनी चाहिए घर में आपकी। आजिज़ी, मोहब्बत और इनकिसारी, जितनी मोहब्बत से उन्होंने हमें बचपन में पाला है उतनी मोहब्बत कोशिश करें उनको देने की। दे तो नहीं सकते हैं लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बड़ी थी 2 बहनें, तो 2 बहनों का प्यार भी साथ में शामिल था और वालिदैन उनका प्यार भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे घर में जब स्कूल की बारी आती है तो हमें स्कूलों में भेजा गया। उस वक़्त प्राइवेट स्कूल जो थे वो नहीं थे, तो सरकारी स्कूल जो हैं उनमें हमने जाना शुरू किया। तो तीसरी क्लास तक जो है वो गाँव में ही स्कूल था, मैं वहाँ पे जाता रहा। और चूँकि मैं तालीम में शुरू से ही नालायक था, तो दूसरी एक्टिविटीज़ में दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ खेलना, ये ज़्यादा चलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की तालीम का भी उसी तरह ख़्याल रखा गया जिस तरह के मेरी तालीम का रखा गया। और हमारे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली कॉलेज जाने वाली जो लड़की थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन थी। और उन्हें हॉस्टल में उधर ठहराया गया। अब्बू चूँकि सियालकोट में ही जॉब करते थे, तो अब्बू जो है वो मंडे को सिस्टर को साथ ले जाते थे, वो हॉस्टल जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ग्रेजुएशन जो की वो बहन ने की हमारे गांव से अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जहाँ तक बात है तालीम की, तो वो ये थी कि उस वक़्त 9th और 10th के जो एग्ज़ाम है वो इकट्ठे ही हुआ करते थे। 850 टोटल मार्क्स थे उस वक़्त। और मैट्रिक के इम्तिहान में जाने से पहले जो है वो स्कूल में एक टेस्ट हुआ करता था। जो बंदा वो टेस्ट पास करता था उसका दाखिला जो है वो भेजा जाता था स्कूल की तरफ से। जो फ़ेल हो जाता था उसका दाखिला नहीं भेजा जाता था, उसको वहीं पे रोक लिया जाता था। तो उनमें से एक मैं था जो दाखिले टेस्ट में फ़ेल हो चुका था। और
मेरा दाखिला जो है वो स्कूल की तरफ से नहीं भेजा गया। तो हमारे टीचर हैं मकबूल साहब, अभी भी वो स्कूल में हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हेड मास्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि आप ना प्राइवेट जो है वो दाखिला अपना भेज लें। और उस वक़्त मैंने साइंस सब्जेक्ट जो है वो रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ना जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रख के अपना दाखिला जो है वो भेज लें। तो मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट रख के प्राइवेटली दाखिला जो है वो भेज दिया। जब एग्ज़ाम हुए तो बस उन्होंने मुझे फ़ेल नहीं किया, मुझे ना पास कर दिया गया, लेकिन मेरे ग़ालिबन 361 नंबर आए मैट्रिक में। और मैथ में सबसे कम नंबर थे, मैथ में मेरे 27 नंबर थे और 33 नंबर वाला जो है वो पास होता है। तो उन्होंने 6 नंबर का स्टार जो है वो लगा दिया था और मुझे फ़ेलों में से बस निकाल दिया था, पास में नहीं हुआ था। तो उन्हीं दिनों मैं दोस्तों के साथ पकौड़े खा रहा था, तो जो अखबार जिस पे पकौड़े थे उस पे शायरी थी कि मैं 3rd डिवीज़नर हूँ, मुझे मार डालो, मेरी डिग्री लो और इसका अचार डालो। तो वो अचार के काबिल भी नहीं थी मैट्रिक। फिर मैट्रिक के बाद जो है घर वाले जो हैं वो उनकी कोशिश जो होती है कि औलाद को किसी ना किसी तरह जो है वो पढ़ाया जाए, और हमारे वालिदैन की भरपूर कोशिश थी। हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वालिदैन ने कभी ये फ़ील नहीं होने दिया कि वो हमें किन हालात में स्कूल भेज रहे हैं या कॉलेज भेज रहे हैं। किताबों का, यूनिफ़ॉर्म का और कॉलेज का दाखिला फ़ीस सारे मामला जो है वो हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मरे कॉलेज जो है वो जाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे कैसे दाखिला दे दिया। फिर 2 साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज गया हूँ। फ़र्स्ट ईयर में मेरी 2 सैपलियाँ थी, 2 बुक्स में मैं फ़ेल हो गया था। और फिर ये था कि सेकंड ईयर में वो 2 पेपर भी जो है वो साथ में दे दिए जाएंगे। तो जब सेकंड ईयर में वो फ़र्स्ट ईयर के 2 पेपर भी दिए और सेकंड ईयर के सारे पेपर भी दिए, और उसके बाद जो है वो मैं रिज़ल्ट लेने नहीं गया। आज तक मुझे नहीं पता कि वो क्या रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट का पता था, इसीलिए खैर नहीं लेने गया था। ये पता करना ज़रूरी था कि कितनी बुक्स में से फ़ेल हुआ था, तो मैं वो पता करने के लिए मरे कॉलेज नहीं गया था। उसके बाद सबसे पहली ये कोशिश होती है कि कोई नौकरी जो है वो मिल जाए, और गांव में सबसे ज़्यादा जो है वो ये कोशिश की जाती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी में सबसे अहम नौकरी जो उस वक़्त थी वो फ़ौज थी। तो क्योंकि जितने ताया जान हैं, अब्बू जो है वो सबसे छोटे हैं, और जितने ताया जान हैं चारों के चारों 5 भाई हैं अब्बू जान, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे आर्मी से रिटायर्ड थे। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की आर्मी में जाने के लिए। तो मेरा ना कद का मसला आया, 5 फीट 7 इंच हाइट होनी चाहिए आपकी, और मेरी जो हाइट थी वो 5 फीट 6 इंच थी। तो वो हाइट की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा सका। उसके बाद दूसरी ऑप्शन जो होती है वो हम सब के पास एक ही होती है कि किसी दूसरे मुल्क जो है वो जॉब के लिए बंदा चला जाए। तो चूँकि दूसरे मुल्क जाने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो आपके वालिदैन जो हैं उनको तो जगह जगह पे सलूट करना चाहिए, वो फिर भी आपको कमी नहीं आने देते हैं। और आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा मेहनत जो है ना हमारे वालिदैन ने की हुई है कि अब जब मैं सोचता हूँ ना तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। 96 जो है ना वो दौर चल रहा था, और उस दौर में फ़ुटबॉल का काम जो है वो पाकिस्तान में, ख़ासकर ये सियालकोट जो हमारा शहर है, इसमें अरूज पे था। आप यकीन करें कि अम्मी जान जो हैं वो रात को
खाना खिला के हमें सुला के और सारी सारी रात जो है वो फ़ुटबॉल सिलाई किया करती थी। और अब्बू जान जो हैं वो जब मैं पैदा हुआ था तकरीबन उन्हीं दिनों में वो रिटायर आ चुके थे और वो जो है सियालकोट से कराची वो ट्रक ड्राइवर थे उस वक़्त। तो बड़ी मेहनतें हैं उनकी ना। कराची से सियालकोट अभी जब हम किसी ट्रक को कहीं पे भी टूर करते हुए आता जाता देखते हैं ना, तो चूँकि उस पे लोड बहुत ज़्यादा होता है और उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, तो हम ये सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं और कितने सब्र वाले लोग हैं ये, कि कितने दिनों में ये वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और ना दिन का पता है ना रात का पता है, ना कोई सोने की जगह ना कोई रहने का ठिकाना। सारी ज़िंदगी इनकी सफ़र में ही गुज़र जाती है। तो कुछ ऐसे हालात में से गुज़र के वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद की परवरिश करते हैं। अल्लाह ताला सब के वालिदैन को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जिनके वालिदैन जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। तो 2004 की बात है कि हमारे पास वाले गांव से भाई हैं, वो एजेंट हैं, वो कोरिया भी भेजते थे लोगों को और फिर उन्होंने मलेशिया का काम आया, मलेशिया भी लोगों को भेजना शुरू किया। तो मलेशिया के लिए हमने अप्लाई किया, हमारा इंटरव्यू हुआ और हम लोग जो है, मैं और मेरा एक दोस्त शहज़ाद है, मेरा क्लास फ़ेलो भी है, वो ये साथ ही गाँव हैं हमारे, वहाँ से हैं। तो हम जो है वो मलेशिया चले गए और मलेशिया में हम लोग कंपनी में गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में गए। और जो लोग कंस्ट्रक्शन में गए थे वो बहुत सारे लोग 3-4 माह में ही वापस आ गए। तनख्वाहें बहुत कम थी उस वक़्त, रिंगट जो है वो 16 रुपये का था और बेसिक सैलरी जो है वो 450 थी। और ओवर टाइम डाल के, यानी कि टोटल हमारी 12 घंटे ड्यूटी थी, ओवर टाइम डाल के इतवारों का काम भी करके तकरीबन 700 रिंगट बनती थी सैलरी। तो वो नाकाफ़ी थी, मेहनत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम चूँकि फैक्ट्री में थे तो इस वजह से हमें वो कंस्ट्रक्शन वाले काम से थोड़े हम आसान थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ पे मेहनत की जाए। तो जैसा आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली वहाँ पे आपका भाई जो है वो सुपरवाइज़र बना। और जो शहज़ाद भाई हैं वो भी बड़े मेहनती बंदे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी उन्होंने की हुई है फ़र्स्ट डिवीज़न में और उनके पास तालीम भी थी और वो टेक्नीशियन बने। और टेक्नीशियन बनने के बाद उनके मुकाबले में भी चाइनीज़ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेस्ट टेक्नीशियन थे। और आपका भाई जो है वो बेस्ट सुपरवाइज़र 3 साल जो है वहाँ पे काम किया और तीनों साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सुपरवाइज़र का अवार्ड जो है वो रिटर्न सर्टिफिकेट भी और उसके अलावा जो इनाम कैश इनाम भी मिलता था वो भी आपके भाई को मिला। पर यह है कि परदेसी भाई जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग ना यहाँ पे एक कहावत है कि खून पसीने की कमाई है ना, तो यहाँ पे खून पसीने की कमाई होती है। यहाँ पे समझ लें कि काम लेने का पता ही नहीं है। यहाँ पे भी मैंने फैक्ट्रियों में काम किया है, लेकिन यहाँ पे सोच के भी उतना काम नहीं लिया जा सकता जितना काम वो लोग लेते हैं परदेस में। यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे बहुत सख्त मज़दूरी है। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि परदेसियों को जो पैसे मिलते हैं ना वो खून के मिलते हैं। अगर आप परदेसी हैं तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं। चूँकि मैं ख़ुद परदेस में रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में खून पसीने की कमाई होती है, लेकिन अगर आप परदेस में हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ़ खून की कमाई है। इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रगल और मेहनत जो है
वो करनी पड़ती है। तो जब आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करते हो और वहाँ पे जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 3 साल में आपका माइंड जो है या 4 साल में आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। आप सोचते हैं कि अब बंदा अपने मुल्क में जाके इतनी मेहनत करे तो इससे ज़्यादा कमा सकता है, इससे बेहतर जो है वो आपकी लाइफ हो सकती है। तो हर बंदा जो है परदेसी, उसकी कोशिश तो यही होती है कि चंद साल यहाँ पे काम किया जाए और कुछ पैसे जो हैं वो जमा कर लिए जाएं ताकि कोई बंदा अपना काम जो है वो अपने मुल्क में शुरू कर सके। तो फिर वो बहुत सारे सुहाने ख्वाब जो है वो लेके अपने मुल्क आता है। तो जब वो अपने मुल्क आता है, पहले तो मैं वहाँ से बताऊं कि वहाँ पे जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी अगर सैलरी अच्छी भी हो तो घर आप सोचते हो कि आपके घर वालों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। परदेसी का सिर्फ़ एक ही ख्वाब है कि मेरे घर वालों की ज़िंदगी जो है ना, मैं तो तकलीफ़ में हूँ तो मैं किस तरह उनकी जो है ज़िंदगी वो आसान कर लूँ। तो उसका हद्दुल वसा अपना पेट काट के, चूँकि वो खाना अच्छा नहीं खाता, वही आलू 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 दाल आलू, गोश्त से भी परहेज़ करता है ताकि ख़र्चा ज़्यादा ना हो। अपनी ज़ात पे वो कपड़े भी नहीं लेता है, कपड़े भी वो पाकिस्तान आके ही लेता है। यहाँ से जो कपड़े वो लेके जाता है उसी में वो 4-5 साल गुजारता है। तो वो कोशिश हर हाल में यही करता है कि घर वालों को जितना भी सुकून दिया जाए। तो जब वो ये सुकून की तलाश करता है तो फिर वो पैसे नहीं बचा सकता है, तो जितने वो पैसे घर बेचता है वो लग चुके होते हैं। खैर 3 साल के बाद वहाँ पे मेहनत करने के बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान वापस आया तो मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, वो कोरिया गया था और जब वो कोरिया गया था तो उस वक़्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है उसकी पट्टियाँ भी करता था, उसको साथ लेके लाहौर भी जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी इस बात का एतराफ़ करता है कि अगर मैं कोरिया गया था तो उसमें मुबशर का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो वो भी कोरिया से वापस आ गया और मैं भी मलेशिया से वापस आ गया। फिर उस मेरे दोस्त ने स्टोर बनाया। तो जो स्टोर बनाया, मेडिकल स्टोर नहीं, करियाना स्टोर कह लें, जो 7-11 टाइप का होता है, इस तरह का उन्होंने स्टोर बनाया। उन्होंने मुझे साथ में रख लिया और कहा कि आपको जो है वो पार्टनर बनाया जाएगा। तो काम शुरू हो गया। शुरू के 4-5 माह जो हैं वो दुकानदारी में ही गुज़र गए, ये लाना है ये लाना है। और शुरू में हमने हर आइटम के जो है वो 3-3 पीस रखे। ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं लाए कि अगर कोई बंदा हमें मार्केट से महंगी चीज़ें भी दे दे तो हम ज़्यादा स्टॉक नहीं होगा, हमारी ज़्यादा रकम जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो आप भी जब भी कोई काम शुरू करें तो स्टेप जो है वो छोटा रखें, उसमें नुकसान के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं और अगर नुकसान हो भी तो वो बहुत थोड़ा होता है, कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो होता है। तो हमने हर आइटम के 3-3 पीस जो है वो लिए और आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते गए और जो कंपनियों के सेलमैन होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी दुकान पे पहुंचना शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 माह में कारोबार जो है वो अच्छी तरह स्टैंड हो चुका था और अब बारी थी, तब तक 1 रुपया मैंने नहीं लिया, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अब बारी थी कि वो पार्टनरशिप जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाई जाए और मेरे हिस्से के पैसे भी मुझे महीने की शक्ल में वो दिए जाएं। लेकिन वहाँ पे काम जब चल चुका था तो फिर मेरी सैलरी मुकर्रर की गई, मुझे पार्टनर नहीं रखा गया। तो मेरी सैलरी जो मुकर्रर की गई वो 2500 थी या 3000 थी। तो उसमें गुजारा बिल्कुल भी नहीं था, वो समझ लें कि एक निकालने की ही कोशिश थी। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। मैंने फिर अपना काम जो है वो ये शुरू किया
कि हमारे पास ना एक मुझसे भी छोटी उम्र का लड़का आता था, वो हल्दी, मिर्च और सवैयाँ जो है वो सेल करता था। उसने कहा कि आप ना ये वाला काम कर लें और थोड़ी इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाएगा और मैं आपको ना उस रेट पे माल जो है वो दे दूंगा जिस रेट पे मैं लेता हूँ, बेशक आप थोड़ा माल उठाएं। उसकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो है मिर्च और हल्दी और इसके अलावा सवैयाँ जो है वो रख लीं और थोक का काम मैंने शुरू कर दिया, दुकानों पे सप्लाई देने का। और फैक्ट्री से खुली सवैयाँ लेनी होती थी, उनके पैकेट बनाने होते थे और वो फिर दुकानों पे दर्जनों के हिसाब से सेल करने होते थे। मिर्च और हल्दी सेल करनी होती थी। तो मैंने वो सेल जब शुरू की तो दुकानदार हजरात जो हैं, हम यहाँ पे कहते तो हैं ना कि कारोबार कर लें, कोई कारोबार कर लें, कोई कारोबार कर लें। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं या कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं, जैसा कि मैंने काम शुरू किया था, तो जब मैं दुकानदारों के पास जाता था तो मेरी दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा, नया बंदा काम शुरू करता है तो उसको सपोर्ट करें, जो कि मुझे एक भी दुकानदार से नहीं मिली। जिस भी दुकानदार के पास मैं जाता था वो कहता था कि जाओ उठाओ और ले जाओ, उठाओ ये माल और ले जाओ, हमने नहीं रखना। खैर, फिर ऑप्शन आपके पास क्या बचती है कि आप वो दुकानदार को कहते हो कि आप ना ऐसा करें, ये सामान रख लें, बिकेगा तो पैसे दे दीजिएगा। फिर वही दुकानदार बदल जाता है, चलें ठीक है रख जाएं। असल मामला ये होता है कि वो दुकानदार आपको पैसे नहीं देना चाहता है, आपके पैसे पे ही अपना काम करना चाह रहा होता है। तो आप समझ लें कि 20 दुकानों पे माल जो है वो उतारते हैं 5-5 हज़ार का। आपकी इन्वेस्टमेंट देखें कितनी हो गई है। और वो 20 दुकानें हैं, 20 दुकानों पे आपने 5 हज़ार जो है वो फैला दिया। तो जो मुझ जैसा गरीब आदमी कारोबार शुरू करता है वो तो दुकानदारों के नीचे लग गया। अब अगर आप दुकानदार से पैसे भी मांगते हैं नेक्स्ट वीक में, तो वो कहता है कि यार तेरा 5 हज़ार है तो तुझे इतनी जल्दी पड़ गई है, तो वो भी पैसे नहीं देते। वो उसके लिए 5 हज़ार है, लेकिन आपने 20 लोग दुकानों पे माल दिया हुआ है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये मसला जो है सामने आया। फिर क्या है कि जब आप पैसे मांगते हो तो वो लोग कहते हैं कि जो आपका माल है वो तो अच्छा ही नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जो है अल्लाह अल्लाह करके काम थोड़ा आगे बढ़ा तो सब की शिकायतें आना शुरू हो गई कि जी मिर्च जो है वो अच्छी नहीं है, हल्दी जो है वो अच्छी नहीं है। और यहाँ पे मुझ पे कुछ और इंकशाफ होने भी बाकी थे। तो जहाँ से मैं मिर्च और हल्दी ले रहा था मैंने उनको भी कंप्लेन की, लेकिन वो मस्त थे। वो कहते हैं कि हम खुद ही ये सेल कर रहे हैं, तो आपको क्यों लोग शिकायत जो है वो कर रहे हैं, हमें तो कोई शिकायत नहीं है। खैर, मैंने ये सोचा कि हल्दी जो है और मिर्च जो है वो ख़ुद उसका पिसाई का काम जो है वो शुरू किया जाए। तो जब मैं इस तरफ आया, फिर आप सोचें कि वो काम करना जो है वो नामुमकिन था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हल्दी जो है वो कसूर में होती है। और जब मैं वहाँ पे गया, मैंने पता किया तो हल्दी की जो कीमत है पिसाई से पहले वो 14,000 रुपये मन थी उस वक़्त। और जो मैं पिसी हुई हल्दी ले रहा था, दुकानों पे दे रहा था, वो 4,000 रुपये मन थी। तो मेरी अकल जो है वो वहाँ पे जवाब दे गई कि जो मैं ख़ालिस हल्दी लेके आऊँगा पिसाई के लिए वो 14,000 है और पिसाई का ख़र्चा भी पड़ेगा। फिर उस पे ज़ाहिर है मैंने भी कोई कमाई करनी है। तो जो 4,000 रुपये की पिसी हुई हल्दी दे रहा है, 4,000 रुपये मन, वो फिर हल्दी नहीं बेच रहा है। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। अब आप हिसाब लगाएं कि पिसाई नहीं हुई है हल्दी की, बिना पिसाई के 14,000 रुपये मन है, और पिसाई करके
पिसी हुई जो मार्केट से लेते हैं वो सिर्फ़ 4,000 रुपये मन है। उसमें हल्दी हो सकती है, कतन उसमें हल्दी नहीं हो सकती है। और मिर्च के साथ भी यही होगा। मैंने वो काम उसी दिन छोड़ दिया। दुकानदारों से जो पैसे लेने थे वो भी गए, जहाँ पे मैंने देने थे वो तो देने ही देने थे। कुछ जो माल मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने उनको उठवाया, और जो पैसे थे उनको वो थोड़े थोड़े करके दिए। मिर्च और हल्दी का कारोबार छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि कोई टेक्निकल काम होना चाहिए, कोई हुनर जो है वो बंदे को सीखना चाहिए। तो उन दिनों में जो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज़ हैं बाइक्स की, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, और यहाँ पे किस्तों पे मोटरसाइकिलें, फिर कमेटियाँ डाल के मोटरसाइकिलें, ये आम हो गई हुई थी। तो फिर आपका भाई जो है उसने मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने का सोचा। वो काम सीखा और एक वर्कशॉप बनाई। वहाँ पे 2 लड़के भी रखे, और सबसे ज़्यादा मैं यकीन करता था कि दोस्त जो है वो होने चाहिए, बहुत सारे दोस्त होने चाहिए आपके, तल्लुकात जो है वो होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के बहुत सारे दोस्त थे। तो जब दोस्त आते, अगर कोई छोटा मोटा काम होता तो उनसे पैसे जो है वो नहीं लिए जाते। और अगर कोई दोस्त कहता कि फ़लाँ जगह जाना है किसी काम, तो उसके साथ भी सारा सारा दिन जो है वो टाइम दिया जाता। तो दोस्तों के काम के लिए अपने काम को भी डिस्टर्ब किया, सारा कुछ किया। तो उन्हीं दिनों में गांव में हमारी लड़ाई होती है किसी के साथ। मैं अकेला था, वो 3-4 लोग थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मारा, ज़ख्मों के निशान भी हैं अभी भी। तो हमने उन पे एफ़आईआर करवा दी। तो ये चूँकि पाकिस्तान है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आपके तल्लुकात होने चाहिए, तो उनके रिश्तेदार जो थे जिन पे हमने एफ़आईआर करवाई, उनका एक रिश्तेदार एफआईए में था। उन्होंने मेरे ऊपर वहाँ पे केस कर दिया, और वहाँ पे मेरे ऊपर एफ़आईआर करवा दी इस चीज़ की कि इंसानी स्मगलिंग की। मुझे तब तक इंसानी स्मगलिंग का पता नहीं था, लेकिन वो मुझ पे एफ़आईआर हो चुकी थी। तो चूँकि मेरे इल्म में नहीं था, तो वो अचानक आए हैं गाँव में ही था, वहाँ से मुझे अरेस्ट कर लिया गया। दुकान पे अब मेरे 2 बंदे काम करते थे, मैं जेल में था। चूँकि हमारा जो थाना है एफआईए का वो सिर्फ़ और सिर्फ गुजरावाला में था, और जो अदालत है वो पूरे पंजाब में एक ही थी, वो लाहौर में थी। और किसी को ये पता ही नहीं था कि ये भी कोई मामलात होते हैं। हमने ये नाम ही नहीं पहले सुना हुआ था कि ये भी कोई इदारा होता है। तो खैर, चूँकि केस जो था वो झूठा था, और हमारे लिए बिल्कुल नया केस था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, हमारी ज़मानत जो है वो वकील जो हमने किए वो भी पैसे खाने के चक्कर में थे। एक वकील किया, वो पैसे ले रहा था। आज जज नहीं बैठा, कल वकील का कोई फौत हो गया, कोई बीमार हो गया। इस तरह के मामला चलते चलते ना तकरीबन 2 से ढाई महीने मैं जेल में रहा। तो फाइनली मुदस्सर भाई जो हैं, इन्होंने कोई जुगाड़ निकाला, और क्योंकि फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, ये दिन रात नहीं सो रहे थे, तो इन्होंने जुगाड़ निकाला कि वकील जो है अच्छे वाला किया लाहौर से। और यकीन करें कि पहली डेट पे ही उसने वकालतनामा भी पेश नहीं किया। उसने कहा कि आपने पहले वाला वकील ही रखना है, मैंने उसी की डेट पे पेश होऊंगा और आप लोगों की ज़मानत हो जाएगी, केस में तो कुछ है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली डेट पे ज़मानत हो गई। और वो जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि दोस्त आपके बहुत ज़्यादा होने चाहिए, दोस्त अच्छे होते हैं, यकीन करें वो जो जेल का दौर था उसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। एक भी दोस्त नहीं था ऐसा जिसने मुझसे मिलने की कोशिश की हो, मेरे पीछे जाने की कोशिश की हो। एक भी दोस्त नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं।
कोई भी मुश्किल आप पे आ जाए वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इनकी कदर करें। छोटी छोटी बातों पे अपने बहन भाइयों से हम बात नहीं करते हैं, वल्ला ये वो लोग हैं जो आपकी हर दुख तकलीफ़ परेशानी में हर तरह से आपके लिए हाज़िर हैं। मुदस्सर भाई हैं जो वो कहीं पे जॉब करते थे, तो यकीन करें ज़ाहिर है जब आप छुट्टियां करते हैं तो आपको बातें सुनना पड़ती हैं। तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की बातें सुनी, लेकिन चूँकि भाई थे, दोस्ती नहीं थी, भाई थे, तो उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी, घर वालों ने हर तरह की कुर्बानी दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे थे, ज़मानत हुई। उसके बाद ज़िंदगी ने वहाँ पे जो है ना बहुत कुछ मुझे सिखाया। जब आप पे मुश्किल बनती है ना, तो ये जितने यार दोस्त होते हैं ना, ये सब भाग जाते हैं। तब आपकी फ़ैमिली ही आपके साथ खड़ी रहती है। तो ज़्यादा यारियाँ दोस्तियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप यारों दोस्तों को टाइम देते हैं ना, उतना आप अपनी फ़ैमिली को टाइम दें। ये वो हकीकी तौर पे आपके दुख में शरीक होने वाले लोग हैं, आपको आपके दुख को महसूस करने वाले लोग हैं और हकीकत में आपका अच्छा चाहने वाले, अच्छा सोचने वाले आपके फ़ैमिली मेम्बर हैं। कोई दोस्त नहीं है। ये मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं था। जितने दोस्त थे वो सब वहाँ पे भाग खड़े हुए। किसी ने मेरा मुझसे मुलाकात तक के लिए नहीं कोई गया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ज़मानत होने के बाद साल डेढ़ साल बाद जो है वो केस आगे चला। मैं वहाँ पे पेश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की बेगुनाही वहाँ पे साबित हुई। और मज़े की बात बताऊँ कि वो लोग जो हैं वो अभी भी मेरी एफ़आईआर में इश्तिहारी हैं और कोई उन्हें गिरफ़्तार नहीं करता है। ये हमारा केस जेन्युइन था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका था, ज़िंदगी बदल चुकी थी और जो मैंने वर्कशॉप डाली हुई थी उस पे जो लोग थे जिनको मैं छोड़ के गया था, उन्होंने मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ा दिया हुआ था। खैर वो वर्कशॉप बंद की, जिनके कर्ज़े थे वो भी घर वालों ने देने थे, घर वालों ने दिए और अब घर वालों का इसरार था कि आप कोई जॉब करें और यहाँ से मेरी जॉब का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और मैं शहर के लिए निकलता हूँ। जब मैं शहर के लिए निकलता हूँ तो शहर जाते ही मैं ट्राई करता हूँ किसी रेस्टोरेंट में जॉब के लिए। एक काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट उस वक़्त फेमस रेस्टोरेंट था शहर में, तो वहाँ पे मैं जॉब के लिए गया। वहाँ पे पहले भी मेरे दोस्त जो है वो लगे हुए थे, तो वहाँ पे जब मैं जॉब के लिए गया उन्होंने मुझे जॉब के लिए रख लिया। जॉब शुरू हो गई तो गाँव के लड़के थे, उनका प्रिंटिंग का काम था, तो उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था प्रिंटिंग का। वो वहाँ पे रहते भी थे और वहाँ पे वो अपना काम भी करते थे। तो मैं 2 रात जो है उनके पास रुका। तो तीसरी रात जो है वो उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि आज आपको रिहाइश जो है वो मिल जाएगी। मैंने उन दोस्तों को बता दिया कि आज ना मुझे वहाँ पे रिहाइश मिल जाएगी और तब ना मौसम जो है सर्दियों वाला था, शदीद सर्दी जो होती है। जनवरी के दिन थे। तो शाम को तकरीबन रात को 11 बजे रेस्टोरेंट से मुझे छुट्टी हुई और उन्होंने कहा कि जनाब आज जो है ना, आज रिहाइश का आपका बंदोबस्त नहीं हुआ, आज आपने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त ख़ुद करना है। तो वो जो वक्त था ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था। जेल वाला, उसके बाद ये और रात जो है ना, ये मुश्किल तरीन रात थी। जब मैं उन भाई के घर गया जो प्रिंटिंग का काम था, जिनका घर तो नहीं था, वो सेटअप था प्रिंटिंग का, तो जाके दरवाज़ा देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। अब रात के 11:30-12 बजे का टाइम था और सर्दी जो है वो आपको जमा देने वाली सर्दी थी। कोई जगह नहीं थी मेरे पास कि जहाँ पे मैं रात को रुकता और फ़ोन जो था वो भी नहीं था मेरे पास। अब मैं दरवाज़े का जो पिलर होता है ना, उसके साथ टेक लगा के बैठ गया और सर्दी में बस ऐसे करके बैठा हुआ था। मेरी अभी आँख लगी थी,
फजर की अज़ानें शुरू हुई तो वो भाई जो है वो वापस आए, वो किसी महफ़िल पे गए हुए थे। तो वो आके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे कि तुमने रात यहाँ पे गुजारी है इतनी सर्दी में। तो फिर वो मुझे अंदर लेके गए, उन्होंने हीटर, वो प्रिंटिंग सुखाने के लिए हीटर इस्तेमाल होते हैं, हीटर ऑन करके मुझे वहाँ पे बिठाया। 15-20 दिन मैंने रेस्टोरेंट पे काम किया। उसके बाद वो प्रिंटिंग वाले भाई जो हैं उन्होंने ही बात की। हमारे ही गाँव का जो भाई जुल्फ़कार हैं, उनका बेटा जो है नुमान, वो प्रिंटिंग का काम करता था किसी कंपनी में। टी शर्ट्स पे जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग का काम करता था। तो उसने मुझे एज आ हेल्पर जो है वो अपने साथ कंपनी में लगा लिया। तो कंपनी में मेरी उस वक़्त जो सैलरी है वो 7,000 रुपये लगी। रिहाइश उनकी थी, खाना अपना था। तकरीबन अभी 15 से 20 दिन हुए होंगे हमें काम करते हुए। तो वो वाली कंपनी जो है, फ़ुटबॉल का उनका मेन काम था। जो होज़री और गारमेंट्स है, इनका काम जो है वो उनका बिल्कुल थोड़ा था। तो जब वो काम ख़त्म हो गया, प्रिंटिंग का, टी शर्ट्स का जो ऑर्डर था वो ख़त्म हो चुका था, तो उन्होंने हमें फ़ुटबॉल की सफाई के लिए फ़ुटबॉल वाले हॉल में ले गए, मुझे और वो नुमान भाई जो हैं उनको। वहाँ पे ये था कि जो फ़ुटबॉल के पैनल थे उन पे जो कलर था वो वाइट पैनल पे भी आ गया हुआ था। तो उसको हमने बुटाइल, एक केमिकल होता है, उसके साथ साफ़ करना था। तो मैं और नुमान भाई जो है वो लगे हुए थे हॉल में बैठ के ना सफाई करने। वहाँ पे ठेकेदार थे एक, तो वो हमें बता रहे थे ये आप फ़ुटबॉल जो है इनकी सफाई करें। तो वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कौन से फ़ुटबॉल जो है उनकी सफाई हो चुकी है, कौन से फ़ुटबॉल हैं जिनकी सफाई होना बाकी है। तो मैंने नुमान से कहा कि छोड़ो, ये तो समझ आने वाली बात नहीं है। अब काम जब समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, हम लोग ना वहाँ पे हॉल के दरमियान में कुर्सियाँ लगा के वहाँ पे बैठ गए। उतनी देर में जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो आ गए। उन्होंने आके हमसे पूछा, वो भी अभी यंग थे, मुझसे उम्र में कोई 2-4 साल बड़े होंगे। तो उन्होंने आके मुझसे पूछा कि क्या चक्कर है, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ये काम की समझ नहीं आ रही है कि कौन सा काम करने वाला है और कौन सा काम हो गया हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये क्या मतलब हुआ इस बात का। मैंने उन्हें बताया कि मैं चूँकि मैनेजमेंट का बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजमेंट को समझता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है आपकी फैक्ट्री में। उन्होंने ठेकेदार को बुला लिया, ठेकेदार से पूछा कि कौन सी ट्रॉलियाँ जो हैं फ़ुटबॉल की वो साफ़ हो चुकी हैं, और ठेकेदार जो ट्रॉली लेके आया कि ये साफ़ हो चुकी है, वो साफ़ नहीं हुई हुई थी। जब डायरेक्टर ने बॉल को पकड़ा तो उसने कहा ये तो साफ़ नहीं हुई हुई है। उसको बात समझ में आ गई। मैंने उनसे कहा कि पूरी कंपनी में मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे इवन आपकी जो फिनिश गुड्स है ना, वो कोई भी बंदा ले जा सकता है। इस बात पे वो ज़्यादा चौंक गए और वो खैर अपने ऑफ़िस चले गए। हम लोग उधर बैठ के फिर से गप्पे मारना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद ऑफ़िस बॉय जो है वो ऑफ़िस से आता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई लड़का है, उसको जो है ऑफ़िस में बुलाया जा रहा है। हमने मजाक में उसको टाल दिया। फिर वो दोबारा आया कि अभी जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ जिनकी बात हुई है उस लड़के को ऑफ़िस में बुलाया जा रहा है। मैं ऑफ़िस में गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन से मसाइल हैं। मैंने उनको बताया कि ये मसले हैं कंपनी में मैनेजमेंट के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मसले तो आपने बता दिए, तो हल कौन करेगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल करूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि कोई कैसे हमारी फ़िनिश गुड्स का जो बॉक्स है वो यहाँ से ले जा सकता है। मैंने कहा मैं आपको ले जा के दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये बॉक्स जो है कंपनी से निकाल के दिखाएं। मैं गया, मैंने जहाँ पे पैकिंग हो रही थी वहाँ से 12 फुटबॉल थे एक बॉक्स में, मुझे अच्छी तरह याद है, और कस्टमर जो है वो माक्रोन था। तो मैंने वो पूरा बॉक्स जो है वो उठाया, कंधे पे रखा और मैं लेके निकल गया।
जब मैं कंपनी से बाहर निकला हूँ, वो कैमरे में देख रहे थे, कंपनी से बाहर ले जा के फिर मैं वापस आया, आके मैं ऑफ़िस में ले आया वो बॉक्स। वो कहते हैं कि ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है इन सब को बुलाता हूँ मैं, ये इनकी गलती है। मैंने कहा इनकी गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर गलती कहाँ है? मैंने कहा गलती ये है कि जहाँ पे जो कंपनी के हॉल का दरवाज़ा है वहाँ पे पास गेट पास जो है ना उसकी बुक पड़ी हुई थी, और कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था कि कौन बंदा जो है वो साइन करेगा या अप्रूव करेगा कि कोई अगर चीज़ कंपनी से बाहर जा रही है, कोई भी नहीं। बस ये था कि आपने वो गेट पास पे चीज़ लिखनी है, ठीक है, कि एक बॉक्स मैं ले जा रहा हूँ फुटबॉल का, और जाके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको दे देनी है। 3-4 बंदे थे सिक्योरिटी गार्ड जो थे, उन्होंने वो गेट पास रखना है और आपको जाने देना है। जो गेट पास बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई थी, कोई सिस्टम ही नहीं था। मैंने कहा होना ये चाहिए कि वो किसी की भी एक्सेस में गेट पास बुक नहीं होनी चाहिए, और एक ही बंदा पूरी कंपनी में होना चाहिए जिसके सिग्नेचर वो वहाँ पे वेरीफाई भी कर लें कि ये उसी बंदे ने अप्रूव किया है। उसके अलावा कोई भी बंदा गेट पास ना बना सके। तो बात जो है उनकी समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आज ना आपको इंचार्ज बना देते हैं फ़ुटबॉल डिपार्टमेंट का। ये स्टिचिंग के बाद जब फ़ुटबॉल अंदर आ जाते हैं, उनकी सफाई और पैकिंग, ये सारे मामलात जो है शिपमेंट तक वो आप देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रमोट हो चुका था। वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 माह मैंने फ़ुटबॉल डिपार्टमेंट में काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुटबॉल डिपार्टमेंट में इमरान भाई से मेरी मुलाकात हुई। उनका तकरीबन 10 से 12 साल का तजर्बा था फ़ुटबॉल डिपार्टमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ी कंपनी जो है उन्होंने बाहर फ्लैक्स लगाया, बैनर लगाया कि हमें ना क्वालिटी मैनेजर की ज़रूरत है फ़ुटबॉल डिपार्टमेंट के लिए। तो इमरान भाई ने कहा कि हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू के लिए सीवी ज़रूरी थी। तब तक मुझे सीवी का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने ही मेरी सीवी बनाई। काफ़ी दिन आजकल करते रहे। फिर एक दिन कंपनी से छुट्टी हुई तो मैंने कहा आज ही वहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। हम लोग उस कंपनी में चले गए। तकरीबन 1 किलोमीटर के फ़ासले पे वो कंपनी थी। वहाँ पे हम इंटरव्यू के लिए पहुँचे तो जो एचआर मैनेजर थे वहाँ पे वो छुट्टी करके निकल रहे थे ऑफ़िस से। तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स का जो रूम है वहाँ पे थे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो एचआर मैनेजर है उनको बताया कि ये लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है आ जाएं। वो दोबारा कंपनी गए। डायरेक्टर साहब जो हैं वो अभी बैठे हुए थे। तो सबसे पहले इमरान भाई का इंटरव्यू हुआ। वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पहले जॉब कर चुके थे और उनकी तालीम भी माशाल्लाह एमए थी। पढ़े लिखे बंदे थे और काबिल बंदे थे। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन डायरेक्टर साहब जो हैं उनको क्वालिटी के लिए बंदा चाहिए था और वो प्रोडक्शन के बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि हम ना आपको बाद में कॉल करके बताएंगे कि क्या फ़ैसला है। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं बिल्कुल भी फ़िट नहीं था इंटरव्यू के लिए, चूँकि उन्हें 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है? मैंने कहा 2-3 महीने होगा एक्सपीरियंस फ़ुटबॉल डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने कहा कि एक तो हमें क्वालिटी मैनेजर चाहिए और वो चाहिए 5 साल एक्सपीरियंस वाला। तो आप अभी बिल्कुल फ़्रेश और नए हो इस डिपार्टमेंट में या इस शोबे में, तो आपको हम लोग नहीं रख सकते हैं। उतनी देर में जो वो डायरेक्टर साहब हैं उनके पीछे उनका सर्टिफिकेट लीन मैन्युफैक्चरिंग का लगा हुआ था और वो अभी भी क्लासें ले रहे थे। नोएडा एक इदारा है, लाहौर में उनका ऑफ़िस था। वहाँ से वो लीन जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग वो पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल कर लिया कि ये लीन कौन बंदा जो है वो पढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। और काउंटर क्वेश्चन था उनका कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे जानते हो? मैंने कहा मैंने पढ़ी हुई है और प्रैक्टिकली भी मैंने 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपने कौन सी लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पढ़ी हुई है? मैंने कहा मैंने टोयोटा की पढ़ी हुई है। उन्होंने कहा मैं भी टोयोटा की पढ़ रहा हूँ। और मेरी सैलरी 7,000 थी उस वक़्त। 7,000 से खैर 12,000 हो चुकी थी। और एक सेशन जो है उसकी 1 घंटे का एक सेशन था और उसकी कीमत जो है नोएडा जो इदारा पढ़ा रहा था वो 9,000 थी उस वक़्त 1 घंटे के लेक्चर की। तो उन्होंने कहा कि आप
कब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी नौकरी वहाँ पे हो गई। मैंने कहा जी देखें, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मैं रिज़ाइन करूँगा, 1 महीने का टाइम होगा। तो उन्होंने कहा कि वो लोग जानते हैं कि आप लीन पड़े हुए हैं। मैंने कहा वो लोग नहीं जानते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर जल्दी से वहाँ पे रिज़ाइन करें तो आ जाएं हमारे पास। मैंने कहा कि सैलरी क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है। यहाँ पे फैक्ट्रियों में मोस्टली लोग जो है वो ज़्यादा सैलरी बताते हैं, अपनी ओरिजिनल सैलरी जो है वो बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने 12,000 सैलरी बताई, और 12,000 भी जो मेरा काम था उस हिसाब से उन लोगों ने बहुत कम लगाई हुई थी। तो इन भाई साहब ने मेरी 15,000 सैलरी की और कहा कि अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है वो आप कामयाब करते हैं तो टेबल पे बैठ के जो आप सैलरी कहेंगे वो डिसाइड कर लेंगे। खैर मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से, और 1 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। और इनका एक प्रोजेक्ट था कि फ़ुटबॉल जो है, वैसे एक पैनल होता है जिसमें 2 पीसें होती हैं, वो प्रिंट होते हैं। मुदस्सर भाई ने भी सागा स्पोर्ट्स में काफ़ी देर ये प्रिंटिंग की हुई है। तो मुदस्सर भाई वो प्रिंटिंग ये थी कि एक स्ट्रोक में आपने ना कह लें कि पूरा फुटबॉल जो है वो प्रिंट करना है। तो वो सेटअप उन्होंने टेबल लगाए हुए थे, 2 लाइनें थी अभी उसकी ना। तो वो फ़ेल था, तकरीबन 1.5 साल से वो उस पे तजर्बे कर रहे थे और वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वो ज़िम्मेदारी आपके भाई को दे दी गई और यकीन करें 3 से 4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने चाइना से मज़ीद टेबल ऑर्डर कर दिए थे और वो बहुत बड़ा हाल था। जहाँ पे वो दूसरे लोग भी प्रिंटिंग करते थे, उन्होंने कहा कि ये टोटल हाल जो है हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस प्रिंटिंग पे, उसको टेबल प्रिंटिंग कहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन था कि वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो चुका था। तो उसी बात के बाद मैं डायरेक्टर के साथ ऑफ़िस आ गया हूँ और मैंने कहा कि अब मेरे साथ सैलरी की बात जो है वो की जाए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग काम करते नहीं हो और सैलरी की बात आप पहले करना शुरू कर देते हो, मुझे वो टेबल मंगवाने दें, वो सारे मामलात। मैंने कहा जी हमारी बात हुई थी कि ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है तो ये कामयाब हुआ है, तो आपने वो टेबल ऑर्डर किए हैं ना, इससे पहले आपने वो ऑर्डर नहीं किए और हम अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। तो मैंने कहा फिर माज़रत मैं आपके साथ अब नौकरी नहीं करूँगा। उनको ये था कि ये छोड़ के अभी कहाँ जाएंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी दिन, तब कंपनियों में अल्हम्दुलिल्लाह तल्लकात बढ़ चुके थे। उसी दिन मेरे साथ ही राशिद भाई हैं डस्का से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लीन के सेटअप पे ही थे मेरे साथ और वो बहुत काबिल बंदे हैं। मैंने उनसे भी लीन के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस कंपनी से मैं पहले छोड़ के आया हुआ हूँ ना, उस कंपनी में जगह है, मैं वहाँ पे बात करता हूँ, आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओ। मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चला गया। वहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने पूछा कि किस कंपनी से आए हैं, डायरेक्टर ने पूछा। तो मैंने बताया कि मैं फ़लाँ कंपनी से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं वो हमारे हमसाए हैं और हमारी आपस में बात है, डील है कि मैं उनके किसी मुलाज़म को नहीं रखूँगा, वो मेरे किसी मुलाज़म को नहीं रखेंगे। ये बात उन्होंने मुझे बताई और मुझसे कुछ सवाल किए, मैंने उनके जवाब दिए। और फिर उन्होंने पूछा कि आप वहाँ से अगर हम आपको रख लेते हैं तो आप उस कंपनी से, वो कंपनी हमारी कंपनी से ज़्यादा अच्छी है, तो आप उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, तो कल को अगर आप हमें भी छोड़ जाते हैं तो फिर। मैंने कहा कि देखें मैं बेहतरी के लिए वहाँ से छोड़ रहा हूँ, आप लोग मौका ना दीजिएगा। अगर आप लोग ही बेहतर कर देंगे मेरे लिए तो मैं क्यों जाऊँगा आपसे। अब उनको समझ आ चुकी थी कि उनका भी एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे एक हाइब्रिड बाल बन रहा था, उनके लिए उनको मैनेजर चाहिए था। और उन्होंने कहा कि हमें उस प्रोजेक्ट के लिए बंदा तो चाहिए, लेकिन आपको हम इसलिए नहीं रख सकते हैं कि आप चूँकि उस कंपनी से आए हैं, इस बात का कोई हल निकाल लें। मैंने कहा देखें हल जो मैंने निकालना था मैंने निकाल दिया है, मैं आ गया हूँ, आपने रखना है या नहीं रखना। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करें, आप 1-2 माह के लिए किसी और कंपनी में जॉब कर लें, हमने आपको रखना है, आप फिर हमारे पास आ जाएं। मैंने कहा देखें आप मुझे 1 महीने के लिए जॉब देंगे? उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं। तो मैंने कहा कोई और कंपनी कैसे मुझे जॉब दे देगी।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें फिर आप घर पे बैठें। मैंने कहा सैलरी के बगैर तो मैं घर पे नहीं बैठ सकता हूँ, आप मुझे रख लें, आप मुझे सैलरी दें, मैं घर पे बैठ जाता हूँ, नहीं तो मैं किसी और कंपनी में जाके जॉब करूँगा। खैर उन्होंने मुझे जॉब पे अल्हम्दुलिल्लाह रख लिया, मुझे सैलरी भी दी और तकरीबन 15 से 20 दिन मुझे घर पे बिठाया, उन दिनों की भी सैलरी दी और वहाँ पे मुझे जॉब पे रख लिया गया। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड बाल की प्रोडक्शन भी बढ़ी, क्वालिटी भी बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई ने पूरी मेहनत की। अब फ़ुटबॉल में वहाँ पे एक मसला आया। फ़ुटबॉल में मसला ये आया कि लेड जो प्रिंटिंग है उसमें लेड आ गई और जो स्टैंडर्ड थे, वो फ़ुटबॉल को पास करने के जो स्टैंडर्ड थे उस पे बॉल जो है वो फ़ेल हो गया। बच्चों के लिए वो लेड जो है वो नुकसानदेह थी। तो उन्होंने 22 लाख की एक मशीन मंगवाई जिससे वो फ़ुटबॉल जो है वो स्कैन करने थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ तोड़ में अल्लाह ने मुझ पे ख़ास करम किया हुआ है। तो उन्होंने कंपनी में ऑफ़िस में जितने भी लोग थे वो पढ़े लिखे सारे लोग, उनको वो मशीन दी। उन्होंने ट्राई किया तो वो मशीन ना तो फ़ेल कर रही थी बाल को, ना पास कर रही थी। अब 22 लाख रुपए उस पे लगाए गए थे और वो रिज़ल्ट भी चाहिए था, क्योंकि कस्टमर उसके पास किए हुए बाल ही एक्सेप्ट करता, दूसरे बाल वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब उन्होंने खैर मशीन के साथ वो छेड़छाड़ भी की। मशीन क्या थी कि जिस तरह के ये जो कैमरे लगे होते हैं ना बड़े वाले कंपनियों के बाहर सीसीटीवी, उस तरह की मशीन थी, गन तरह की ना। एक हाथ में आप उसको पकड़ के उसके सामने स्क्रीन थी, उससे वो स्कैन करती थी मशीन और वो पास या फेल करती थी। अब वो मशीन मेरे पास लेके आए ऑफ़िस में और मुझे ये नहीं बताया कि ये फ़ेल नहीं कर रही, पास नहीं कर रही है बाल। मेरे टेबल पे रखी मेरे ऑफ़िस में आके वो मशीन और मुझे कहा कि कोई लड़के 2 लगा के ये सारे बॉल जो हैं, तकरीबन वो 30 से 40 हज़ार बॉल की लॉट थी, तो ये सारे बाल आपने पास करवाने हैं। मैंने कहा ठीक है। अब 2 लड़के लेके मैं पैकिंग हॉल में पहुंचा हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने मशीन लगाई तो वो फ़ेल भी नहीं कर रही, पास भी नहीं कर रही। मैंने सेटिंग में जाके मशीन को रीसेट किया। रीसेट करने के बाद मैं मशीन से बाल जो है वो स्कैन कर रहा हूँ, ना वो पास कर रही है ना वो फ़ेल कर रही है। अब क्या है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका क्या करना है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है मशीन को, बाल सामने पड़ा हुआ है और मैं सोच में हूँ कि अब इसका क्या करूँ। और मैं सेटिंग देख रहा हूँ कि अगर कोई सेटिंग हो जाती है तो। उतनी देर में जो पीछे वाली स्क्रीन थी मशीन की, जो मेरी तरफ स्क्रीन थी, उस पे फ़ेल लिखा हुआ आ गया। अब मैंने वो बाल उठाया, दूसरा बाल रखा, मैंने मशीन हाथ में पकड़े रखी और मशीन ने दोबारा बाल को फ़ेल कर दिया, दूसरे बाल को भी। मुझे ये समझ आ गई कि इसका मशीन का जो है ना ये 10 सेकंड ले रही है बाल को पास या फ़ेल करने में। कोई भी बंदा उतना टाइम नहीं दे रहा था मशीन को कि वो उसको पास करे या फ़ेल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर हो गया कि ये तरीक़ाकार है इसका। खैर उस पे 10 सेकंड मैंने रखा, कुछ बाल उसने पास भी किए, कुछ फ़ेल किए। उसके बाद मैंने लड़कों को समझाया, वो लड़के बैठ गए। एक बंदा हाथ में बाल पकड़ता, एक ने मशीन पकड़ी हुई थी और वो फ़ेल एक रेडी में लगा देते, उस पे मैंने टैग लगा दिया कि ये फ़ेल है और एक पे पास का टैग लगा दिया। और अब वो रेडियो में रखना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद जो है डायरेक्टर साहब के जहन में था कि वो मशीन तो चल नहीं रही है, तो मैं जाके देखूं कि फ़ेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो दोबारा आए। दोबारा आके जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो फ़ेल और पास होना शुरू हो गए हैं, तो मुझे बुलाया ऑफ़िस से। मैं आया, उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है, चक्कर क्या है, ये कैसे मशीन ने फ़ेल पास करना शुरू कर दिए हैं। जब हम ऑफ़िस में टेस्ट कर रहे थे ना ये फ़ेल कर रही थी ना ये पास कर रही थी। तो मैंने उन्हें बताया कि ये 10 सेकंड का टाइम लेती है स्कैन करने में और रिज़ल्ट देने में, तो 10 सेकंड तक आपने उस बॉल पे फ़ोकस रखना है। इसको बाजू से पकड़ा, मुझे ऑफ़िस में ले गए, सब लड़कों को इकट्ठा किया और उन सब को कहने लगे कि मुबशर सिद्दीक़ जो है पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे पहुँच गया है। और बहुत ज़्यादा खुश थे, तालियां बज रही थी, सारे बहुत खुश थे
कि प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो चुका है, चूँकि इतनी बड़ी लॉट थी और आला क्वालिटी के बाल थे। अगर वो फेल पास नहीं होते तो वो सारी लॉट जो है वो रिजेक्ट हो जानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छा काम चल रहा था। मैं चूँकि फैक्ट्री में ही रिहाइश पजीर था और वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे जो हमारे साथ ही रहते थे। तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो काफ़ी एज्ड थे। वो साइकिल पे जाते थे टाउन से कोई खाने पीने का सामान लेके आते थे। तो वो टाउन गए हुए थे। टाउन से जैसे ही वो वापस आए और फैक्ट्री जो है वो दूसरी साइड पे थी, वो साइकिल को दूसरी तरफ लेके जाने वाले थे। उतनी देर में दूसरी तरफ से एक कोस्टर आई और उनको टक्कर मार के फैक्ट्री के गेट के सामने जो है फेंक दिया। वो शदीद ज़ख्मी हो गए। अब उन दिनों में डायरेक्टर जो थे वो कंपनी में मौजूद नहीं थे, वो कनाडा गए हुए थे। तो कंपनी की गाड़ी अरेंज करते हुए अपने ही बंदे के लिए वो तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था कि गाड़ी की इजाज़त है कंपनी से ले जाने की कि नहीं है। तो ये जो 10 से 15 मिनट लगे तो उनकी ब्लीडिंग जो है, खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था। खैर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, मैं साथ गया। तो हॉस्पिटल में वो जो है पहुंचते ही डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब के सामने जो है उन्होंने दम दे दिए। वो फौत हो गए। वो इतने दुख की और इतना शदीद झटका था कि उसने मुझे हिला के रख दिया। और मुझे यही था कि चूँकि मैं मैनेजमेंट का बंदा था तो ये सारा ब्लेम मुझ पे है। और भी थे बंदे, सीनियर थे, जीएम भी थे, मैनेजर भी थे, लेकिन वो मुझे सरासर अपनी गलती महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी गलती इसमें शामिल है। ये जो टाइम लगा है इनको पहुंचने में, चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप टाइम पे ले आते और इनकी ब्लीडिंग रुक जाती तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि ये बच जाते। वो बंदा जो है वो नहीं बचा, उनको वापस फैक्ट्री ले आए। और जो मेरा हाल था ख़ुद को गुनाहगार समझने की वजह से, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे यही था कि ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है। खैर मैंने अपने जीएम साहब से ये बात की कि ये सरासर हमारी मैनेजमेंट की गलती है। ऐसा कोई भी हादसा हो तो किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो उन्होंने कहा ये एसओपीज़ हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। खैर मैंने रिटर्न जो है वो दरख्वास्त लिख दी कि ये हमारा मैनेजमेंट का कसूर है। सब वर्कर भी ये कह रहे थे कि ये मैनेजमेंट का कसूर है। मैं भी मैनेजमेंट में था, मैं अपना कसूर मान रहा था और मैंने एप्लीकेशन दे दी। अब सब वर्कर, मैं, सब इस बात पे एग्री थे कि ये लेट जो हुआ है ये मैनेजमेंट का कसूर है। तो इतना बड़ा हादसा हुआ था। वहाँ से जो डायरेक्टर थे हमारे, वो भी टिकट करवा के पाकिस्तान आ गए। वो जब पाकिस्तान आए तो आप यकीन करेंगे कि उन्होंने मुझे ऑफ़िस बुलाया। मेरी एप्लीकेशन उनके टेबल पे पहुंची हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये मैनेजमेंट की गलती है और कंपनी की गलती है, कंपनी पॉलिसीज़ की गलती है। मैंने कहा जी बिल्कुल कंपनी पॉलिसीज़ की गलती है और हमारी मैनेजमेंट की गलती है ये। तो उन्होंने कहा कि लेट जो है ये पॉलिसी की वजह से हुआ है, मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा लेट तो हुआ ही कोई नहीं है। मैंने कहा जी लेट होने की वजह से उस बंदे की डेथ हुई है। उन्होंने कहा कि आप साबित कर सकते हैं। मैंने कहा जी सब लोग इधर मौजूद थे और सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं। आप यकीन करें वो सिक्योरिटी गार्ड जो उस बंदे के साथ काम करते थे उनको बुलाया गया और कंपनी में से चंद सीधा लोग जो हैं उनको बुला लिया गया जो सुपरवाइज़र टाइप हैं। सब उधर खड़े थे, मैं भी उधर खड़ा था, पर मेरे पीछे एक भी बंदा खड़ा नहीं था। मैंने अपनी बात पे स्टैंड ले लिया था। मैंने कहा ये सरासर हमारी गलती है और ये पॉलिसीज़ की गलती है और ये पॉलिसीज़ जो हमने बनाई हुई है कि बग़ैर परमिशन के आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, उसमें ये चेंज ज़रूर होना चाहिए कि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है ना, वो आप गाड़ी किसी भी वक्त कोई भी बंदा ले जा सकता है। सब लोगों से पूछा, हाँ जी ये हमारी गलती है, कंपनी की गलती है? उन्होंने सब ने इनकार कर दिया।
यकीन करें एक सिंगल बंदा भी मेरे साथ नहीं था। वो मुबशर सिद्दीक जो यहाँ पे था, यहाँ पे वो झूठा साबित हो चुका था। और उसी वक़्त उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 मंथ का नोटिस है। मैंने कहा मैं लेबर कोर्ट भी ज़रूर जाऊँगा इस केस के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि आपको 1 मंथ नोटिस है, आप यहाँ से जा सकते हैं, हम आपको नहीं रखेंगे। मैंने कहा आप मुझे निकाल रहे हैं, मैं निकलना चाहता हूँ, आप मुझे नोटिस ना दें, मैं आज ही ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं लेबर कोर्ट जाऊँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अकेले अगर आप लेबर कोर्ट जाते भी हो तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसकी वजह कि आपके पास कोई गवाह नहीं है और ना ही कोई आपके साथ खड़ा होने वाला है, तो आप ये काम ना करें, फ़जूल है। और वैसे भी कोई वहाँ पे आपकी सुनने वाला नहीं है। मैंने कहा वो सुननी ना सुननी तो अलहदा बात है, लेकिन अपना ज़मीर तो मुतमिन होगा कि ये मैंने गलती की थी और इसका अज़ाला जो है वो मैंने किया है, मैंने कोशिश की है इस गलती को दूर करने की। लेकिन सब ने मुझे यही समझाया कि मकसद कोई नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। खैर, फिर मैंने आखिरी कंपनी जो है वो ज्वाइन की, ओले स्पोर्ट्स। तो वहाँ पे फैमिली जो सारी है, इमरान भाई वो हॉलैंड में रहते हैं, तो उनके वालिद साहब उन दिनों में, हाजी साहब जो है वो मौजूद थे कंपनी में। वो मुझे लेके आए कंपनी में और यहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ से हड़ताल हो गई। अभी मैं पहले दिन आ रहा था, तो जो पुराने मैनेजर थे इनके, उन्होंने सब बंदे अपने साथ लगाए हुए थे और सारा निज़ाम जो वो है वो दूसरी कंपनी से बैठ के वहाँ पे चला रहे थे। सब बंदों ने मेरे साथ काम करने से ही इनकार कर दिया। छोटी कंपनी थी, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं हाजी साहब, अगर आपके बंदे जो है वो मुतमिन नहीं हैं मेरे साथ काम करने में, तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। मैं गाँव आ गया, 2-4 दिन गाँव में गुजारे। फिर मैं शहर जॉब के सिलसिले में गया किसी दूसरी जगह इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फिर से मेरे साथ रब्ता किया कि आप ओले स्पोर्ट्स ही चले जाएँ, वो लोग इस बात पे मुतमिन हैं। तो इमरान भाई ने हाजी साहब को समझाया कि इन लोगों की बात नहीं माननी है, हमने तो अपना काम देखना है, हमें एक मैनेजर की ज़रूरत है, तो हमने रखना है मैनेजर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओले स्पोर्ट्स में आ गए और ओले स्पोर्ट्स में हर जगह पे कमीशन था, हर काम में कमीशन था। अगर कहीं से कपड़ा आ रहा है, रेक्सिन आ रही है, केमिकल आ रहा है, लेटेक्स आ रहा है, बुटाइल, अम्मी के कोई भी केमिकल आ रहा है, तो कोई भी चीज़ आ रही है, उस पर कमीशन चल रहे थे। अब चूँकि मैं भी फ़ुटबॉल वाली फैक्ट्री से आया था, तो रेट्स का पता था, कुछ वेंडर्स का भी पता था। तो एक केमिकल था जो फ़ुटबॉल में इस्तेमाल होता था, वो हमें 36 रुपये किलो मिल रहा था, और जबकि उसकी असल कीमत जो है 18 से 19 रुपये थी। तो मैंने हाजी साहब को बताया कि ये मामला है, तो वेंडर हमारे पास मौजूद है, वो जो हमें 18 रुपये में देगा। हमने उस वेंडर को कॉल की, वो वेंडर आ गया। उसने कहा जी हमसे रिटर्न आप मुआहदा कर लें कि अगर बाल हमारी वजह से या हमारे केमिकल की वजह से रिजेक्ट या कोई मसला आता है, तो हम पूरे फ़ुटबॉल की पेमेंट करेंगे आपको, और 18 रुपये पर केजी हम वो आपको जो केमिकल है देंगे। अब यहाँ पे हमने उस बंदे से बात कर ली, वो केमिकल कंपनी आ गया, और जो कंपनी हमें पहले से केमिकल दे रही थी 36 रुपये लीटर के हिसाब से, वो कंपनी भी वाले भी कंपनी आ गए। जो वर्कर अंदर काम करते थे, जिन्होंने उनके साथ कमीशन तय किया हुआ था, उन्होंने उनको बुला लिया। वो आ गए, उन्होंने कहा जी देखें उनकी क्वालिटी में इशू है, ये मामले हैं, वो मामले हैं। और वर्कर अलहदा कह रहे हैं कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम इतनी देर से 20 साल से ये काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने उस वेंडर को भी बुला लिया, मैंने कहा आप आ जाओ। उन्होंने कहा कि मैं रिटर्न स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई भी मसला आता है तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। दूसरे वेंडर्स जो थे उनके पास कोई भी बात नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपके बंदे जो हैं वो हमसे कमीशन लेते हैं, अगर ये कमीशन ना लें तो हम रेट डाउन करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा जी हम आपसे लेंगे ही नहीं। खैर वो मीटिंग ख़त्म हो गई, हमने 18 वाला जो रेट था वो कायम रखा।
कुछ दिन गुज़रे तो फिर से वो वेंडर जो पुराने हैं वो हाजी साहब के पास आ गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपको अच्छे रेट पे केमिकल देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ इतनी देर से हम काम कर रहे हैं, आप खुदारा हमें काम जो है वो दे दें। हाजी साहब ने उनके साथ 20 रुपये में रेट कर लिया, 36 रुपये से 20 रुपये पे आ गया रेट, और मुझे कहा कि आज के बाद इनसे ही मटेरियल लेना। मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मेरा कोई कमीशन थोड़ी ना है जो मुझे एतराज़ होगा, लेकिन अभी भी ये 18 रुपये दे सकते हैं, यही 18 रुपये दे दें। खैर उन्होंने बात कर ली हुई थी 20 रुपये में, 20 रुपये में तय पा गए मामलात। और भी जितने वेंडर्स थे उनके रेट्स भी बराबर लाए और उन्हीं के वेंडर रखे। अमूमन ये होता है कि आप दूसरे वेंडर लाते हैं तो फिर कंपनी को ये भी शक होता है कि भाई ये इनके साथ इन्होंने कोई तय किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वेंडर वही पुराने रखे और रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर लिए। इतने रेट कम करने की वजह से ज़िंदगी में पहली दफ़ा कंपनी को 1,30,000 बॉल का ऑर्डर मिल गया। 1,30,000 फुटबॉल बनाने थे, काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम था। अब इमरान भाई मुझे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी सही हो गए, चूँकि चीज़ें हमें सस्ती मिल रही थी, हम मुनासिब रेट पे फ़ुटबॉल दे सकते थे, तो रेट तो फ़ाइनल हो गया। जो टाइम है वो बहुत कम है, तो कैसे हम मैनेज करेंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज कर लेंगे, आप बेफ़िक्र रहें। इमरान भाई ने वहाँ से ऑर्डर कंफर्म होते ही पाकिस्तान की टिकट करवा ली, वो भी आ गए और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम जो है वो शुरू कर लिया। तो पहला कंटेनर जो है वो हमने जल्दी निकालना था, रमज़ान का महीना था, तो जो प्रिंटिंग है ना वो ये मसला आ गया कि वो कलर जो था ऑरेंज कलर था, तो वो 2 स्ट्रोक में प्रिंट होना था। मैंने जो इंक वाली कंपनी थी उनसे रिक्वेस्ट की कि ये 1 स्ट्रोक में प्रिंट होना चाहिए, तो फिर हम ये ऑर्डर जो है टाइमली डिलीवर कर पाएंगे। अगर 2 दफ़ा करेंगे तो ये समझ लें 1,30,000 बाल जो है ये 2,60,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, प्रिंटिंग डबल हो जाएगी। तो पहले वाली प्रिंटिंग सूखेगी, फिर दोबारा उस पर प्रिंटिंग आएगी, तो ये काम जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि 1 स्ट्रोक में ये कलर जो है हमें ला के दें, तो फिर हम ये ऑर्डर जो है टाइम को मीट कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकेंगे। वो बज़िद से कि ये कलर 1 स्ट्रोक में आ ही नहीं सकता, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आप मुख्तसरन मुझे ये बताएं कि ये 1 स्ट्रोक में आप कलर ला सकते हैं कि नहीं। खैर उन्होंने कहा कि जी 1 स्ट्रोक में हमारे लिए लाना कोई मुश्किल नहीं है, आप लॉन्ग रन में इतनी प्रोडक्शन में जब जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा वो मेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने ये काम नहीं किया, ये वाला ऑरेंज कलर जो है ये 2 स्ट्रोक में ही प्रिंटिंग होता रहा है, तो ये छेड़छाड़ ना करें। मैंने कहा आप मुझे वो कलर बना दें। मैं अपने ठेकेदार को वहाँ पे ले गया हुआ था कंपनी में, उन्होंने वो कलर बना दिया, 1 स्ट्रोक में हमने लगाया और कलर पेंटोन के मुताबिक आ गया 1 स्ट्रोक में। अब हम कंपनी में ले आए, उसको प्रिंट करने का वक़्त था, प्रिंटिंग शुरू हुई तो ठेकेदार मेरे पास, कभी चूँकि काफ़ी सारे लड़के काम पे लगे हुए थे, कभी बशीर का, कभी नज़ीर का, कभी रफ़ीक का प्रिंट जो है वो लेके आ रहा है, ये देखें पेंटोन के साथ शेड जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरा इम्तिहान था। मैंने उनसे कहा कि असल मसला जो है वो कोई और है, कलर का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या मसला है। अब कोई भी आप पेंट करते हैं, बेशक दीवार पे करें या डिस्टेंपर करते हैं, कुछ भी आप करते हैं पेंट, तो जैसे आप पेंट करते जाते हैं एंड में जो बचता है वो गाढ़ा हो जाता है, पेंट गाढ़ा बच जाता है। इंक इसी तरह जो है वो पीछे गाढ़ी बच जाती थी और हर बंदा जो है उसमें केमिकल ख़ुद डाल के उसको पतला करके इस्तेमाल कर रहा था। तो ये मसला था, इसलिए फिर हर बंदे का शेड जो है वो अलग आना शुरू हो गया। अब मैंने उनसे कहा कि जिसके पास भी इंक गाढ़ी हो जाती है वो इंक आपसे नई ले लेगा और वो वाली इंक जो है वो निकाल के आपको दे देगा। अपने पास एक डिब्बा रखेगा, उसमें निकाल देगा, आप वो इंक उनसे उठाएंगे और उस इंक को आप एक ही जगह पे एडजस्ट करके दोबारा उन लड़कों में तकसीम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मामला जो है वो बिल्कुल हल हो गया। पहला स्टॉक जो हमारा 1 वीक का आया था इंक का, वो हमने लगाया, तो आप यकीन करें जब वो कंपनी वाले
इंक का ऑर्डर लेने के लिए आए और वो सीधा प्रिंटिंग में गए कि अभी तक कोई मसला क्यों नहीं आया। वो वहाँ पे चेक कर रहे थे और फिर वो मेरे पास आए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर मैंने उनको बात समझाई कि असल मामला ये था और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमने मैनेज कर लिया है। तो उनको मेरी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो फ़ैन हो गए आपके भाई के। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर जो है वो चल रहा था। अब प्रिंटिंग के बाद स्टिचिंग का मामला था। जो मेकर हमारे पास स्टिचिंग के लिए लगे हुए थे, उन सब मेकरों को बाल हमने तकसीम करना शुरू कर दिया। और जब तक ईद की छुट्टियां होनी थी, 20,000 बाल पहले कंटेनर में जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 24,000 बाल जो है वो तकसीम कर चुके थे, स्टिचिंग पे भेज चुके थे। तो मैं पूरा मुतमिन था कि बाल जो है अब ईद के बाद जो हमारा कंटेनर जाना है वो आसानी से चला जाएगा। तो ईद के दूसरे दिन जो है मैं टाउन की तरफ निकला हुआ था, तो मुझे एक मेकर की कॉल आती है। उसने कहा कि मुबशर भाई अपना बंदोबस्त कर लें, ये जितने भी फ़ुटबॉल आपने भेजे हुए हैं ये सारे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मेकर जो हैं उन्होंने मशवरा कर लिया हुआ है कि हम इनका बॉल रोक के इनसे अपने रेट बढ़वाएंगे। हालांकि मेकरों ने ही ये रेट हमें दिए थे, मेकरों ने रेट डिसाइड किया था कि ये स्टिचिंग के लिए हमें रेट चाहिए, उनके रेट पे ही डिसाइड हुआ था। उन्होंने सोचा कि बंदा नया है, इतना बड़ा ऑर्डर है, तो ये रेट जो है और बढ़ाना चाहिए और ये हम इस तरह बढ़ाएंगे कि हम इनकी प्रोडक्शन रोक लेंगे, जो फुटबॉल आए हुए हैं वो रोक लेंगे। अब उसी दिन मैं गांव से निकल गया, मैं वापस कंपनी पहुंचा। मैंने प्रिंटर्स को फ़ोन किए, सब वर्कर्स को फ़ोन किए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सब कंपनी पहुंचें। सब कंपनी आ गए, हमने धड़ाधड़ प्रोडक्शन शुरू कर दी और दूसरी कंपनियों से नए मेकर लेके रेट अल्हम्दुलिल्लाह सही थे, उन्हीं रेट्स पे हमने उनको बॉल दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एक ये था कि हमें नया जोश मिल गया कि हमने नए बॉल ही बना के नए कंटेनर में भेजने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मदद की। हमने तकरीबन 30,000 बाल जो है वो तकसीम कर दिया। जो पहला कंटेनर था उसमें हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आई। एक मेकर भाई जो हैं वो मरीदके से थे और वो बहुत बड़े मेकर थे। आप यकीन करें, आखिरी बाल जो वो लेके आए थे रात को 12 बजे लेके आए थे और उस दिन उनके 6 चक्कर से थे मरीदके से। एक डेट में 6 चक्कर वो मरीदके से बाल लेके हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह रात 1-1:30 बजे हमने वो कंटेनर बंद कर दिया और ऑन टाइम जो है वो कंटेनर हमने भेज दिया। जब वो पहले कंटेनर की वजह से हमने जो स्ट्रगल की थी वो हमें एंड में उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। अब उन मेकरों को पता चल गया कि इन्होंने अपना कंटेनर जो है वो भेज दिया है। अब वो बाल लेके आना शुरू हो गए। अब वो बाल लेके आना शुरू हुए तो अब वो चाहते थे कि और भी बाल उनको मिलें सिलाई के लिए। अब चूँकि मुश्किल वक़्त में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था हमने उनको काम देना शुरू कर दिया। अब वो सब सिर्फ़ बाल लेके आ रहे थे, हम उनको बाल दे नहीं रहे थे। अब वो मिलना चाहते थे, मैंने उनसे मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैंने कहा आप अपनी पेमेंट लें, बाल जमा कराएं और जाएं, कोई मसला नहीं है। अब वो माजरत कर रहे थे। अब फिर वो हाजी साहब के पास पहुँचे। हाजी साहब ने मेरे साथ मीटिंग करवाई। मैंने कहा हाजी साहब ये इतना बड़ा हमारा ऑर्डर था, इन लोगों ने ये हरकत की क्यों? शर्मिंदा वो नहीं थे, वो काम ही लेना चाहते थे बस। तो मैंने कहा चलें, ये ऑर्डर तो नहीं है जिन्होंने हमारे साथ हेल्प की है, ये हम ऑर्डर उनसे ही मुकम्मल करवाएंगे। नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर आता है तो हम अपने पुराने मेकरों के पास वापस आ जाएंगे। फिर वो माजरत कर रहे थे, उनको भी थोड़े थोड़े फ़ुटबॉल जो है हमने देना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर जो है 20 दिन पहले हम मुकम्मल कर चुके थे और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी। रेट, क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो हो चुकी थी और इमरान साहब वापस जा चुके थे। और वहाँ से मुझे इमरान साहब की कॉल आती है कि कस्टमर जो है उसने मुझे डिनर पे बुलाया था और माथे पे कस्टमर ने किस की थी, गोरे ने, इमरान भाई के, कि क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त आई है, डिलीवरी इतने टाइम पे हमें मिली है और प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त थी।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सैलरी भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था। तो उन्हीं दिनों में मैंने सोचा कि कोई वेबसाइट जो है वो डेवलप करनी चाहिए सोशल। तो मैंने ना वहाँ पे दाखिला जो है वो लेने का सोचा। गोल चक्कर है फैक्ट्री एरिया, उसको मुदस्सर भाई जो बोलते हैं, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने दाखिला ले लिया। कुछ दिन मैं वहाँ पे जाता भी रहा। उन्हीं दिनों में मुदस्सर भाई ने मुझे मशवरा दिया। घर पे आके अम्मी और अब्बू जान के लिए, फ़ैमिली के लिए मैं खाना बना रहा था। मुदस्सर भाई ने कहा कि आप यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड किया करें खाना बनाने की। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुदस्सर भाई ने ही मुझे पहला मोबाइल जो है, क्योंकि मुदस्सर भाई की मोबाइल शॉप थी, तो पहला मोबाइल जो है वो मुदस्सर भाई ने ही मुझे दिया। तो उससे हमने P9 लाइट था हवाई का, तो उससे हमने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। और वहाँ पे मैं साथ में फैक्ट्री में काम करता था। उन्हीं दिनों में जो हाइब्रिड बाल मैं वहाँ पे बनाता था, जिस कंपनी से मुझे निकाला गया था, जहाँ पे वो हादसा हुआ था, तो उस फुटबॉल की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब चूँकि वो सिर्फ़ एक फैक्ट्री में बन रहा था और बाहर वो कोई भी बंदा बना नहीं सकता था। बाल वो मशीन पे सिलाई होता था, लुक उसकी थर्मोबाल की थी और क्वालिटी जो है उसकी हैंड स्टिच की थी। यानी कि बहुत आला क्वालिटी का, वो फीफा अप्रूव भी हो गया वो बाल था। और अब वो सब डेवलप करना चाहते थे और डेवलप करने वाला सिर्फ़ आपका भाई था, चूँकि मैंने वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करवाई हुई थी। अब हर कंपनी के साथ 3-4 दिन का काम होता या 1 वीक का मैक्सिमम काम होता। मैं ऑल स्पोर्ट्स में रहते हुए ही, इमरान भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप कहीं भी कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी कंपनियों में जाके वो डेवलपमेंट जो है वो करवानी शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मैंने मुदस्सर भाई को इनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया भेजा। तो मुदस्सर भाई अम्मी के साथ बात कर रहे थे, मैंने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है अब 6 से 7 कंपनियों में एक साथ काम कर रहा है। तो मुदस्सर भाई जो है वो इनके लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि इन्होंने भी फैक्ट्रियों में काम किया हुआ था। कि 1.5 लाख रुपया इन्होंने अम्मी के साथ बात की और फिर अम्मी से ये भी कहा कि मुदस्सर भाई कि भाई को पता ना चले उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त जो है वो शुरू हो चुका था। एज़ आ कंसल्टेंट मैनेजमेंट का मैं 2-3 कंपनियों में वो भी सर्विसेज दे रहा था। उसके अलावा ये डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कंपनियों में चल रही थी और हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह शहर में फ़ुटबॉल की कंपनियों में मेरा जो है वो नाम लिया जा रहा था अल्लाह की रहमत से। तो उधर यूट्यूब जो है उस पे भी काम शुरू था। उन्हीं दिनों में वो जो इंक वाले थे जिनसे हमने इंक ली थी, उस कंपनी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि एक कंपनी है, उस कंपनी में मुदस्सर भाई ने भी जॉब की हुई है, उनको मैनेजर चाहिए, तो मैंने आपको रिकमेंड किया उधर। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी वहाँ पे लाख प्लस सैलरी होगी, आपको गाड़ी भी वहाँ पे मिलेगी। मैं बहुत खुश था। ऑल स्पोर्ट्स वाले भाई जो हैं उन्होंने भी बाइक दी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इज़्ज़त थी, सारे मामला थे। लेकिन चूँकि ये कंपनी छोटी थी, काम इनका थोड़ा था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो कंपनी जो है वो बहुत बड़ी थी, तो उनका काम भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचा हूँ उन्हीं इंक वालों के पास। उन्होंने, वो डायरेक्टर जो हैं, उनको भी अपने पास बुला लिया और मुझे भी उधर ही बुला लिया। और ये पहला इंटरव्यू था जिसमें मैं फ़ेल हुआ हूँ। इंटरव्यू वैसे कुछ भी नहीं होते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और जो मुझसे पहला सवाल पूछा गया कि एक मत्थी जो सिलाई होती है ना, एक पैनल, उसमें कितने टांके होते हैं? तो मैंने कहा माज़रत मुझे नहीं पता है। तो वो जो डायरेक्टर साहब थे, वो इंक वाले जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ देख रहे थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये क्या बात हुई। तो मैंने कहा ये मुझे नहीं पता है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये तो एक बेसिक सवाल है, आपको फ़ुटबॉल के बारे में इतना भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने मैनेजमेंट करनी है, मैंने वो टांके नहीं गिनने हैं। खैर वो बंदे जो थे जिन्होंने मुझे जॉब पे रखना था, वो मुझसे और कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहते थे। उन्होंने कहा ये पहले सवाल में ही फ़ेल हो गया बंदा। खैर वो मेरी नौकरी नहीं लगी। अब यकीन करेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद वही कंपनी ने मुझे बुलाया
कि आप आएँ हमारे पास और हमें वो हाइब्रिड बाल जो है वो डेवलप करके दें। मेरी उनके साथ 50,000 में डील हुई कि मैं आपसे 50,000 लूँगा और मैं आपको वो बाल जो है वो डेवलप कर दूँगा, पूरा फार्मूला जो है वो सारा दे दूँगा, मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, सारे मामलात। खैर उन्होंने मुझे 30,000 एडवांस दिया, बाल डेवलप हो गया और यकीन करें कि 20,000 उन्होंने मेरा मार लिया। ऐसा एक कंपनी ने नहीं किया, तकरीबन 6 से 7 कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऐसा किया। उस बॉल के उनके पास अब भी ऑर्डर चल रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन एक मज़दूर के पैसे उन्होंने मार लिए। खैर कोई मसला नहीं था। फिर उनको एक मसला और आया मैनेजमेंट के हवाले से, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। 20,000 मारने के बाद भी उस कंपनी को मेरी ज़रूरत पड़ गई। मैंने नहीं जतलाया, मैं आया उधर। उनका अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मसला था वो भी मैंने सॉल्व किया। फिर उन्होंने मुझे 10,000 दिया, 10,000 फिर भी मार ही लिया। ये सारे मामला जो है वो चल रहे थे। अब अगर मैं आज ये सोचता हूँ कि जब आप फ़ेल होते हैं तो उसको अल्लाह की नेमत ही समझें, क्योंकि अगर मैं उस वक़्त वहाँ पे पास हो जाता, मुझे वहाँ से गाड़ी मिल जाती, लाख से ऊपर सैलरी मिल जाती, तो यूट्यूब पे शायद मैं इतनी मेहनत ना करता। अल्लाह को मेरे लिए ये बेहतर मंजूर था, मेरी जान अल्लाह ने जॉब से छुड़वानी थी। अब सारे मामलात चल रहे थे, डेवलपमेंट्स भी चल रही थी, कंसल्टेंसी भी चल रही थी मैनेजमेंट की, और ओले स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ादी से काम भी कर रहा था। बड़ी मोहब्बतें, इज़्ज़तें मिल रही थी इस काम से भी, और अल्लाह ताला ने उससे भी बड़ी इज़्ज़तें जो हैं वो आप सब के थ्रू जो है यूट्यूब से देना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वीडियोस जो हैं वो अच्छा चलना शुरू हो गई, सब लोग वीडियोस को पसंद कर रहे थे। ये तकरीबन 2018 की बात है। 2017 में मैंने चैनल शुरू किया और 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला जो है वो स्मूथली चैनल पे भी चलना शुरू हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जॉब को छोड़ने का टाइम था। वो इतने अच्छे लोग थे, मेरा भी दिल नहीं चाहता था मैं उनको छोड़ूं, और वो भी नहीं चाहते थे कि मैं छोड़ के जाऊं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप फ़ोन पे मैनेज करें काम को, 1-2 दिन कंपनी में आ जाएं हफ्ते में, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप हमसे भी सैलरी लें। मैंने कहा मैं जॉब के साथ इंसाफ जो है वो नहीं कर पाऊँगा, तो आप जो है बेहतर है कोई और बंदा रख लें, तो मैं इधर ही बेहतर हूँ। उनसे रिज़ाइन किया। अभी भी इमरान साहब जब भी आते हैं मैं भी उनके पास जाता हूँ, वो भी यहाँ गाँव में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे मामलात जो है, अच्छा वक्त गुज़रा हुआ है, उनकी बहुत मेहरबानी। और उन्होंने इवन मुझे, मैं वीडियो जो है वो ऑफ़िस में एडिट करता था, वीकेंड पे जब मैं आता था यहाँ पे वीडियोस बना के ले जाता था, वहाँ पे ऑफ़िस टाइम के बाद रात को मैं एडिट करता था। और बहुत दफ़ा वो भी मेरे साथ ऑफ़िस में बैठे होते थे, वो अपना काम कर रहे थे, कस्टमर्स को ईमेल वगैरह, सैम्पलिंग वगैरह वो सारा कर रहे होते थे, और मैं अपना काम कर रहा होता था। और उनका भी इस काम में मेरे साथ जो है वो ये हाथ है कि उन्होंने मुझे वहाँ पे इजाज़त दी कि मैं खुल के कोई भी काम कर सकता था, तो उनकी भी बहुत मेहरबानी। अच्छे लोग जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आज की दुनिया में, तो मेरी कामयाबी में उनका भी हाथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर यूट्यूब का मामला था, और यहाँ पे कोशिश और मेहनत ये थी कि किसी भी तरह आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। और गांव में यकीन करें, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना मूली वाले पराठे, तो तब मेरी टिंड थी, अब भी है, और मैं थोड़ा गंजा भी था, तो टिंड थी। तो सब गांव वाले कहते थे टिंड वाला जो है वो बर्तन उठा के टिंड पे जा रहा है, बर्तन उठा के कभी किसी खेत में, कभी किसी खेत में। और मोस्टली मेरे जो दोस्त थे या गांव के लड़के थे या लोग थे या सियाने भी इवन, वो कहते थे कि ये खिसक गया है, इसका दिमाग नहीं करता, काम करता। आम यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना पागल आदमी के लिए, वो ये इस्तेमाल किया जाता है कि ये हिल गया हुआ है। तो इसका दिमाग नहीं काम करता है। फिर वो एक वक़्त ये आया कि गांव में हर घर में एक एक दो दो चैनल खुल गया। तो कामयाब वही होगा जो मेहनत करेगा, मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। सिफारिश से कामयाबी नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता जाता है कामयाबी की तरफ, वो मेहनत का रास्ता है। आपके साथ
कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे, आपने वो कामयाबी का सफ़र अकेले करना होगा। बाद में सारे आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन वो जो स्ट्रगल का पीरियड है, वो जो स्ट्रगल का टाइम था, वो सब उस वक़्त मुझे छोड़ चुके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था। और ये सब झूठी बातें हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मुश्किल में आपके साथ खड़ा होता है सिवाय आपके अपनों के। सिर्फ़ वो अपने हैं, जितने आंधियाँ तूफ़ान आए वो आपके साथ खड़े हैं। और आपको नहीं भूलना चाहिए जो उस वक़्त आपके साथ खड़े थे। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, छोटी छोटी गलतियों से हमें अपने बहन भाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़िंदगी का असासा है। हम अपने बच्चों की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। आपके बच्चे भी वहाँ नहीं खड़े हो सकते जहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। ये छोटी सी स्टोरी थी जिसमें सीखने के लिए तो कुछ नहीं है। ये आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार, शऊर रखने वाले, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है ना, वो आपके चंद लोग हैं, आपके अपने बहन भाई, जो आपके लिए हर जगह पे खड़े हैं, आपके वालिदैन हैं। और इनको जिस तरह भी है खुश रखें। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं। अना की दस्तार को सर पे लेके ना दूसरों के झुकने का कभी भी इंतज़ार ना करें। अगर आप समझते हैं ना कि गलती दूसरों की भी है, फिर भी आप खुद आगे बढ़ के ना उनसे माजरत कर लें और मोहब्बतें कायम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़िंदगी आपके सामने है। इसमें यूट्यूब में भी बड़ी स्ट्रगल थी और बड़ी स्ट्रगल है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक तो जो काम आपने इस पे करना है वो आपको आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आता था। और जितने भी काम मैंने किए हैं ज़िंदगी में, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, बड़ा हाथ, वो माँ का है। मैं मिट्टी लगाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, कोई भी मैं काम करता हूँ ना, तो ये सारे काम मैंने उनसे सीखे हैं। मैं कुछ नहीं था उनके बगैर, फैमिली के बगैर कुछ नहीं हूँ। और जो अब्बू जान ने कुर्बानियाँ दी हैं वो भी मेरी आंखों के सामने है। सुबह जब वो हमें छोड़ के काम के लिए निकलते थे, आधी रात को होती है सर्दियों में, 5 का टाइम जो होता है, और जब वो कराची के लिए ट्रक चलाते होंगे, वो तो वही जानते हैं ना। और हम नहीं जानते हमारे माँ बाप हमारे लिए कौन कौन सी कुर्बानी दे रहे होते हैं। खुदारा इनकी कदर करें। माफ़ करना सीखें, माफ़ी मांगना सीखें। और आज फिर से मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी वजह से, मेरी वीडियोस की वजह से कहीं पे किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब से, फैमिली वालों से भी, और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, मैं इस काबिल नहीं था जितनी रहमतें अल्लाह ताला ने मुझ पे की हैं। ये आप सब की मोहब्बत है, वालिदैन की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की खालस रहमत है, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफ़ात से महफूज रखे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी जो है, रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, ये कैसी लगी। और बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पे नहीं बता सका हूँ और मिस कर दिया है। आने वाले वक्तों में जैसे जैसे कोई बात याद आएगी तो इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।